सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मुगल कालीन भारत के दूसरे शासक हुमायूं की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बाबर के अभियानों की चर्चा और बाबर के समग्र जीवन की चर्चा कर ली है। अब इस लेक्चर में हुमायूं के प्रारंभिक जीवन, उसके जो अफगानों के साथ संघर्ष थे उसकी चर्चा करेंगे और मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसे खराब होती है उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो हुमायूं के प्रारंभिक जीवन की यहाँ बात करें पहले हम लोग। हुमायूं 1530 से लेकर 1540, फिर 55 से लेकर 56 तक 2 बार इसने शासन किया। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब शासक बना था तो इसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह गाजी। ये इसने खिताब धारण किए थे। इसका खिताब का अर्थ होता है उपाधि। ठीक है, इसी उपाधि के साथ वो गद्दी पर काबिज हुआ था। तो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। जन्म स्थान जो था वो काबुल था। मूल नाम नासरुद्दीन मोहम्मद था। उपनाम इसका हुमायूं था। माता का नाम महामन बेगम था। महामन का मत सोचिएगा, महामन का जो थी वो अकबर की धाय माँ थी। ठीक है, तो महामन का दूसरे थे। अनगा जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धाय माँ। पिता का नाम बाबर। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। बाबर के तत्काल मृत्यु के बाद तुरंत नहीं हुआ था, उसमें भी कुछ वक्त लगा था। उसके बाबर के 4 पुत्र थे, यानी हुमायूं हो गया, कामरान हो गया, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। इसमें हुमायूं जो था सबसे बड़ा था, जिसे बाबर ने अपने मृत्यु के पूर्व अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इन 4 पुत्रों में हुमायूं का जन्म माहम सुल्तान से, कामरान अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से, हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची से हुआ था। ठीक है, यानी बाबर की 3 पत्नियां थी। एक माहम सुल्तान थी, इसके गुलरुख बेगम थी, फिर दिलदार अगाची। ये 3 पत्नियां उसकी थी और उन 3 पत्नियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ठीक, अब आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करें। तो हुमायूं जो था, इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद था। उपनाम हुमायूं था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। माता का नाम माहम बेगम था, जो खुरासान के प्रतिष्ठित सिया परिवार से थी। देखिए, यहाँ हुमायूं और बाबर में एक चीज कॉमन था कि इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए सिया धर्म को स्वीकार कर लिया था। धर्म नहीं है, संप्रदाय। सिया संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था। और हुमायूं की एक पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो खुद भी सिया थी। तो ऐसे दौर में सियाओं के साथ सुन्नियों के जो संपर्क थे वो बहुत पहले से रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। अपने सभी पुत्रों में बाबर हुमायूं को अधिक चाहता था, किंतु व्यस्त जीवन के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सका था। उसका मूल वजह ये था कि लगातार वो युद्धों में ही लगा रहा था। मध्य एशिया में भी काबुल और समरकंद पर अधिकार के संदर्भ में बहुत सारे कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा था। फिर भारत में भी आता है तो लगातार उसको पानीपत, खानावा, चंदेरी और घाघरा के युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा था। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा समय अपने बच्चे के लिए नहीं था।
फिर भी 1514 ईस्वी में काबुल लौटने के बाद बाबर ने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उसने मौलाना मसही अल दिन रूहुल्लाह को और मौलाना इलियास को हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। ये दो शिक्षक है उसके, मौलाना इलियास और मसही अल दिन रूहुल्लाह। ठीक है। शीघ्र ही उसने तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, देखे जो तुर्क थे, तुर्कों की जो मातृभाषा थी, तुर्कों की मातृभाषा ये इनकी थी, तुर्की थी। ठीक है, तुर्की इनकी मातृभाषा थी और राजकीय जो भाषा थी, यानी जिसमें काम काज ये करते थे, राजकीय भाषा उसको बोला जाता है, ये इनकी फारसी थी। ठीक। और जिसमें न्याय करते थे या जो अदालत की भाषा थी, अदालत की भाषा, अदालत या न्यायिक भाषा जिसको हम कह सकते हैं, या न्याय, ये अरबी में इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये तीन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मातृभाषा तुर्की, अदालत की भाषा या न्यायिक भाषा वो अरबी थी, और राजकाज की भाषा जिसमें उनके काम काज होते थे तुर्कों के, वो फारसी में थे। ठीक। उसने फारसी में अनेक पद रचनाएं भी की थी। इसके अतिरिक्त तो हुमायूं को गणित, दर्शन, ज्योतिष, खगोल शास्त्र और चित्रकला में भी रुचि थी। इसको नोट कर लीजिएगा, ज्योतिष वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में उसकी बहुत रुचि थी, इसीलिए वो सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनकर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कई एग्जाम्स में पूछ भी चुका है। तो ज्योतिष को याद रखेगा, और याद रहे चाहे न रहे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, एक चित्रकला को भी याद कर लीजिएगा, दो चीज इसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हुमायूं के समय में ही पहली बार मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत होती है। ठीक है, उसने बेहजाद को समर्थ कर दिया था, महान चित्रकार बेहजाद को समर्थ कर दिया था, इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मतलब भारत में स्पेशली अगर बात करें मुगल काल में, तो चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के दौर से शुरू होता है, लेकिन उसका जो चरमोत्कर्ष है वो जहांगीर का दौर था। हुमायूं की सैनिक शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था। तीरंदाजी, घुड़सवारी में वो माहिर था। बाबर ने हुमायूं को छोटी आयु में राजकाज का कार्य भी दे दिया था, जिसे उसने कुशलतापूर्वक निभाया भी था। 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदखसा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने बाबर की सहायता की थी, और पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व उसने हिसार फिरोजा के निकट एक सैनिक टुकड़ी को परास्त भी किया था। ठीक। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय पश्चात पर्याप्त धन और कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक। संभल की जागीर भी प्रदान की थी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण, खासकर तुर्कों की जो भाषा के अंदर में चीजें। चले हम लोग आगे। बाबर को भी उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी हुमायूं को होती गद्दी पर बैठने में, क्योंकि बाबर सेल्फ मेड मैन था। उसने अपनी तकदीर स्वयं लिखी, लेकिन हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। हुमायूं लगातार संघर्षों में लगा हुआ था। एक प्लेटफॉर्म तो तैयार किया था उसके लिए शासन का, वो बाबर ने किया था, यानी अपने जीवन काल में उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन तब भी उसके लिए बड़ी समस्याएं थी, और निजामुद्दीन खलीफा ने बगावत कर दिया था। तो यहाँ बात करें निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। अपने मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसके मृत्यु के बाद उसके प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा, और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई, उसका नाम था मेहदी ख्वाजा,
उसको गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु बाद में अपने जीवन को खतरे में समझकर ये विचार उसने त्याग दिया। ठीक है, उसको लगा कि राज सत्ता को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, और अमीर वर्ग भी उसके साथ न रहते, इसी नाते उसने ऐसा किया कि अपने कदम को पीछे कर लिया। ठीक, तो राज्याभिषेक मेहदी ख्वाजा के समर्थन के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई। ये राज्याभिषेक का भी कालम कभी कभी बनता है, तो ये स्थान नोट कर लीजिए, आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद जो बाबर था उसका लोदियों की दोनों राजधानी, यानी पहली जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, और वो 1451 से लेकर 1506 तक राजधानी थी। दूसरी राजधानी 1506 से लेकर 1526 तक आगरा थी, तो दोनों पर कब्जा हो जाता है। तो आगरा में इसका राज्याभिषेक किया गया, और लोगों को खुश करने के लिए मुद्राएं लुटाई गई थी। ठीक है, बेतहाशा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं लुटाई गई थी। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा करेंगे। क्या क्या कठिनाइयाँ थी, जैसे जो मिर्जा बंधु थे उनकी क्या स्थिति थी, उसके भाई कौन सी कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे, अफगान कौन सी कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। तो ये तमाम कठिनाइयाँ उसके दौर की थी। तो धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू।